पहले से थाना में कहना चाहिए कुछ न कुछ केस होते हैं, उन सब संदिग्धों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए यदि 100 व्यक्ति को पकड़े तो उस 100 व्यक्ति, मान लो कोई क्या है, हत्यारा है, तो 100 व्यक्ति का क्या लिया जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, और वहां पर कुछ वस्तु है उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक व्यक्ति है जो हत्यारा था, तो पहले कहना चाहिए जिस हथियार को वो छोड़ चुका है, जिसमें उसका डीएनए फिंगरप्रिंट था, उसका कहना चाहिए डीएनए का प्रिंट लिया जाएगा। अब उसके बाद 100 व्यक्ति में से 100 को कहना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। तो जो कहना चाहिए उस हथियार को, जो कहना चाहिए जो पकड़ने का कार्य किया रहता है या फिर जो उसका उपयोग किया रहता है, तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट और उस हथियार या वस्तु का डीएनए फिंगरप्रिंट, उसमें जो प्रिंट रहेगा, चित्र रहेगा, दोनों का मिलान होगा। और 99 व्यक्ति जो इस केस में लिप्त नहीं थे उनका मिलान नहीं होगा। तो जो पहले से कहना चाहिए इसके जो हत्यारा है वो तो पहले से ही डरता रहेगा, तो कामन रूप से पुलिस तो कहना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेते समय उनके चेहरे के हाव भाव से वो क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, 100% प्रमाण मिल जाता है। मतलब अपराधी को किस विधि से पहचान की जाती है, वैज्ञानिक विधि से, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि से। क्लियर, पहला केस ये, इसको तो हम लोग कई फिल्म में भी देखे हैं इसको, क्लियर, या फिर कुछ धारावाहिक में ही देखे हैं। दूसरा, पितृत्व समस्या को सुलझाना। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति है, रेपिस्ट बोल सकते हैं इसको, किसी महिला का कहना चाहिए, मान लो वो रेप कर दिया था, और महिला कहना चाहिए समाज के लोग क्या बोलेंगे कहकर वो नहीं बताया, लाज लोग जो भी हो। ठीक है, और महिला क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, रेप करने वाले रेप करके चले गए, महिला भविष्य में क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए गर्भधारण के बाद जब 9 माह बाद कहना चाहिए जब चाइल्ड की उत्पत्ति होती है, तो गांव समाज ये कहता है कि इनके पिताजी कौन हैं, पितृत्व समस्या आ गया है यहाँ पर। तो महिला कहना चाहिए, मान लो गांव में नहीं है, दूसरे जगह चली गई 1000 किलोमीटर दूर, तो वहां पर कोई पूछने वाले नहीं है कि इनके पिताजी कहाँ हैं। तो धीरे से कहना चाहिए वह चाइल्ड 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का होता है, तो ऑटोमेटिक कहना चाहिए उनका जो चाइल्ड होता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अपनी माँ से ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि मेरे पिताजी कौन हो सकते हैं या फिर कौन है। तो माँ कहना चाहिए अंत में बताती है कि आपके पिताजी ये हैं। ठीक है, लेकिन वो महिला शादीशुदा नहीं थी। ठीक है, तो कहना चाहिए, अब मान लो कहना चाहिए जो रेपिस्ट व्यक्ति क्या है, मान लो बड़ा धनवान व्यक्ति है, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनकी राजनीतिक पहुंच बहुत ज्यादा है। ठीक है, और महिला क्या है, गरीब है, कमाती है तो खाती है। अब वो कैसे सिद्ध करे उतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ के इनके पिताजी हैं, है तो उनके पिताजी, लेकिन कैसे सिद्ध करे। ठीक है, तो कोर्ट जाती है, तो कोर्ट ये कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाए, और सामने वाला व्यक्ति बोलता है, रेपिस्ट बोलता है कि मैं डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं करवाऊंगा, या फिर मैं करवाऊंगा तो मेरे में जो खर्चा आएगा, यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंट हो, मेरे खर्चा को ही महिला क्या करे, वहन करे, और उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट पे मान लो कहना चाहिए, अभी तो मेरे को इतना क्लियर नहीं है कि कितने पैसे या कितने खर्चा आता है, तो मान लो कहना चाहिए 20 लाख से अधिक खर्चा है, अब थोड़ा कम हो गया होगा, आज से 10-15 साल पहले 20 लाख खर्चा यदि आते हैं तो महिला कहाँ से वहन कर पाएगी। एक तो उनके पुत्र का भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा, और उसके पिताजी हैं उनका भी डीएनए फिंगरप्रिंट होगा। तो ये केस एक बार भारत में ही आया था, जो उत्तर प्रदेश के कहना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, ये केस आया था, और ये टीवी न्यूज में भी आया था, पेपर में भी आया था, ये 100% सही भी है। तो कहना चाहिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो फिंगरप्रिंट नहीं कराना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश में कहा
कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंट कराना पड़ेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंट उसका किया गया और उनके जो नाजायज पुत्र थे उनका भी कहना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंट किया गया। तो दोनों के फिंगरप्रिंट में क्या हो गया, मैचिंग हो गया, केवल प्रतिलिपियों की संख्या कम ज्यादा था। ठीक है, मतलब पिता पुत्र का डीएनए एक ही समान रहेगा, न्यूक्लियोटाइड का क्रम निश्चित रहेगा, केवल प्रतियों की संख्या इसमें अलग होती है। तो कहना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से क्लियर हो गया कि उस पुत्र का पिता कौन थे, ये थे। तो बाद में उसको अपनाना पड़ा, उसको अपना पुत्र उसको मानना पड़ा। क्लियर? इसके कई उपयोग है, लेकिन ये दो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब एक है अपराधियों को वैज्ञानिक विधि से पहचान करना और उसको दोषी ठहराकर सजा देना। दूसरा है पितृत्व समस्या, ये पितृत्व समस्या आए दिन बहुत जगह ये आते रहते हैं। तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर की पहचान भी की जा सकती है और इसका उपचार भी किया जा सकता है। चौथा है एक व्यक्ति का अनुवांशिकी दूसरे व्यक्ति के अनुवांशिकी से भी अलग किया जा सकता है या फिर पहचान किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अनुवांशिकी भी इसमें ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? तो ये हो गए आप लोगों का इसकी उपयोगिता या एप्लीकेशन। एक विधि है, यही जो उदाहरण बताया दोनों का कहना चाहिए एक चित्र है, विधि है। पहला चित्र बताया मैं अपराधी का, दूसरा चित्र बताया मैं रेपिस्ट का। ठीक है, मान लो कहना चाहिए कोई व्यक्ति अपराधी है, अपराध करके चला गया है, पुलिस शंका के आधार पर उसको पकड़ लिया है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए किस विधि का अपनाया जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट का। इसके लिए कहना चाहिए सीसीएमबी हैदराबाद। क्लियर? तो मान लो कहना चाहिए कोई व्यक्ति है जो अपराधी है, ठीक है, उस व्यक्ति का क्या लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा। जो अपराधी होता है आसानी से ब्लड सैंपल नहीं देता है, वहीं पर पुलिस कहना चाहिए शक के दायरे में ही उसको पहचान लेती है। ठीक है जी, तो उस व्यक्ति का कहना चाहिए ब्लड सैंपल लिया जाएगा। क्लियर? उस ब्लड सैंपल से डीएनए को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। अब इस डीएनए का क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसको तोड़ा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए अणु को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो ये कहना चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, ये टूट जाती है। क्लियर? अब ये डीएनए कहना चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। उसके बाद एक टेस्ट का नाम है साउथर्न ब्लॉटिंग टेस्ट या साउथर्न ब्लॉट टेस्ट। ये डीएनए फिंगरप्रिंट का कहना चाहिए टेस्ट है। ये जो डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको इस विधि से क्या किया जाता है, साउथर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तब इसके ब्लड में पाए जाने वाले जो डीएनए होते हैं उसका हमको क्या मिलेगा, फिंगरप्रिंट मिलेगा। मतलब इनका क्या मिल जाएगा, एक हमको प्रिंट मिल जाएगा। ब्लड में डीएनए है, फिर एंजाइम का उपयोग किए, फिर ये टूट जाती है, फिर टेस्ट किया जाता है, तो इस डीएनए का हमको क्या मिल जाएगा, प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया जैसे कि जो व्यक्ति था उसका ब्लड सैंपल, मतलब उसके डीएनए का हमको प्रिंट लेना है और मिलान करना है। क्लियर? एक मान लो कहना चाहिए दूसरा केस है जो रेपिस्ट है। ठीक है, दोनों को लेना पड़ेगा, जो रेपिस्ट है उसका भी और जो पितृत्व समस्या सुलझाना है उसका भी लिया जाएगा, क्योंकि अकेले भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, दोनों का मिलान करना है। तो कहना चाहिए जो भी व्यक्ति दो एक जो रेपिस्ट है उसका पहले कहना चाहिए स्पर्म करेंगे। स्पर्म में क्या है, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होती है, डीएनए होती है, और उस व्यक्ति का कहीं से भी डीएनए को लिया जा सकता है। ठीक है, मान लो जो रेपिस्ट है उसका सीमेन से ले सकते हैं, या फिर सीमेन से नहीं दूसरे शरीर के कोई भी ऑर्गन से भी हम लोग डीएनए ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहीं से लेना। ठीक है, एक धारावाहिक में तो कहना चाहिए इस हेयर से भी डीएनए टेस्ट किया गया था। अब वो धारावाहिक है, उसके बारे में मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो कहना चाहिए शरीर के किसी भी ऑर्गन से हम लोग डीएनए ले सकते हैं। रेपिस्ट है तो स्पर्म से लिए हैं। फिर इसका कहना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसको तोड़ा जाता है, तब इसके छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, हमको प्राप्त होते हैं। फिर इसका भी क्या किया जाएगा, साउथर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाएगा। तो इस रेपिस्ट का हमको क्या मिल जाएगा, डीएनए का फिंगर प्रिंट मिल जाएगा।
और उनके जो पितृत्व समस्या वाले हैं तो उनका पुत्र है, उनके शरीर के कहीं से भी डीएनए लिया जाएगा और इसी विधि से उनका चित्र लिया जाएगा और दोनों का चित्र एक जैसा मिलान हो जाएगा। तो पितृत्व समस्या क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा। कौन सी विधि से, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि से। क्लियर। इसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपके पुस्तक के अनुसार। जो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है श्री राजीव गांधी, उनका कहना चाहिए दक्षिण भारत में हत्या हुआ था 1991 में, 1991 में। तो उनके जो हत्यारिन थी, महिला है, उनके जो हत्यारिन थी उसका भी पहचान कौन सी विधि से की गई है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि से ही की गई थी। क्लियर। दूसरा उदाहरण दिया गया है आपके पुस्तक में, अमेरिका का एक भूतपूर्व राष्ट्रपति है बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन, तो उनके कहना चाहिए व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति का जो वहां शासकीय निवास है उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। तो उस व्हाइट हाउस में एक महिला अधिकारी थी, मोनिका लेविस्की। उसके शासकीय निवास व्हाइट हाउस में एक महिला थी, मोनिका लेविस्की। तो बिल क्लिंटन और मोनिका लेविस्की दोनों के बीच कहना चाहिए लैंगिक संबंध हुए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए थे। तो चूंकि बिल क्लिंटन क्या था, राष्ट्रपति, पूरे विश्व का पावरफुल व्यक्ति, तो मोनिका लेविस्की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आधार पर ही उन्होंने चैलेंज किया कि मेरे साथ बिल क्लिंटन ने क्या किए थे, लैंगिक संबंध बनाए थे। तो इनकी सहायता से विश्व की बड़ी से बड़ी हस्ती भी क्या हो सकता है, पहचान हो सकता है और सजा भी हो सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है। क्लियर। ये लगभग कोर्स यहीं पर समाप्त हो गया, लेकिन एक शब्द आ रहा है साउथर्न ब्लड टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में कई बार नीट में पूछा जाता है आजकल। चाहे व्यापम का परीक्षा हो, चाहे नीट का परीक्षा हो, चाहे सेट का परीक्षा हो, लाइफ साइंस में आजकल कई बार इसको पूछा गया है। 3 टेस्ट होता है और 3 टेस्ट को मिलान करना होता है कि किस टेस्ट में क्या क्या टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मैं 3 टेस्ट का नाम लिख रहा हूं। ये 3 टेस्ट आजकल आ रहा है, वेस्टर्न टेस्ट, साउथर्न टेस्ट और एक नॉर्दर्न टेस्ट। ये वेस्टर्न मतलब वेस्ट से बना हुआ है और ये साउथ से बना हुआ है और ये नॉर्थ से बना हुआ है। ठीक है, ये याद करने का तरीका भी है। अब पता नहीं ये दिशा को शायद व्यक्त नहीं करता होगा, लेकिन नाम से मैं इसी याद किया हूं, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ये कहना चाहिए वेस्टर्न टेस्ट,
और ये है साउथर्न टेस्ट है, और ये है नॉर्दर्न टेस्ट। ठीक है, तो आपको इसमें यह याद करके रखना है, वेस्टर्न टेस्ट में किसका टेस्ट किया जाता है? प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, या फिर लिखा रहेगा इसमें प्रोटीन का क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। प्रोटीन का टेस्ट या फिर प्रोटीन का ट्रांसफर। साउथर्न टेस्ट में डीएनए का टेस्ट किया जाता है या फिर डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आया है ना, ये साउथर्न ब्लड टेस्ट, साउथर्न ब्लड टेस्ट, इसमें डीएनए का क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए साउथर्न टेस्ट में डीएनए का ट्रांसफर या फिर डीएनए का टेस्ट किया जाता है, और नॉर्दर्न टेस्ट में आरएनए का टेस्ट या फिर आरएनए का क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। इन तीनों शब्दों को भी याद करके रखेंगे, ये पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? वास्तव में कहना चाहिए एक रोग का नाम होता है एड्स। एड्स कहना चाहिए एक लाइलाज रोग है, जो किसके कारण होती है? HIV नामक वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसके लिए एक बार यही क्वेश्चन आया था। एड्स के लिए कहने चाहिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। एड्स है कि नहीं, इसके लिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। इसका फुल फॉर्म आया था 2 साल पहले, एलिसा का फुल फॉर्म, और एलिसा एक टेस्ट का नाम है। एड्स रोगी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे। तो एड्स के लिए कहना चाहिए जब एलिसा टेस्ट किया जाता है तो इसमें 100% कंफर्मेशन नहीं होता है कि उस व्यक्ति को एड्स है कि नहीं। एलिसा टेस्ट से केवल एक संभावना प्रतीत होता है, 60, 70, 80%। ठीक है, आजकल कहने थी जैसे कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी आया हुआ है, तो पहले टेस्ट किया जाता है तो वास्तव में वो संभावना ही होता है, और अफवाह के रूप में उड़ा दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति को क्या हो गया है? कोरोना हो गया है। फिर बाद में कहने थी जब उसका PCR टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है कंफर्मेशन के रूप में, तो निगेटिव आ जाता है। तो उसी प्रकार से एलिसा में मान लो पॉजिटिव आ गया तो 100% क्लियर नहीं है कि उस व्यक्ति को एड्स सही है। ठीक है, एलिसा टेस्ट कहने से केवल एक संभावना व्यतीत करता है। अब उसको कंफर्मेशन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न टेस्ट किया जाता है, इसमें प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। यदि इस टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो व्यक्ति को 100% क्या है? एड्स रोग है। क्लियर? तो ये चैप्टर लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मोलकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशगतिकी का आणविक आधार। ठीक है, लगभग 19-20 पार्ट बना हुआ है। इसको मैं बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाया हूँ। आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये ऑनलाइन क्लासेस है, ये टोटल ऑफलाइन क्लास जैसे आपको लगेगा। इसमें तो बल्कि क्लासरूम से आपको इसमें ज्यादा सुविधा है। क्लासरूम में क्या होता है, एक बार मैं पढ़ा दिया, कोई भी टीचर एक बार पढ़ा दिया, उसको आगे पीछे बाद में देखने की कोई वहां पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां पर वीडियो क्लिप नहीं है। टीचर आए, पढ़ा दिए चैप्टर को, चले गए, दूसरे दिन आए, दूसरे चैप्टर को पढ़ाए। लेकिन ये ऐसा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस है जिसको आप जब चाहे तब देख सकते हैं। 24 घंटे में आप कभी भी समय देख सकते हैं। एक बार नहीं, इसको 5 बार नहीं, 10 बार भी इसको देख सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग 12वीं बायोलॉजी में यदि अधिक से अधिक अंक लाना है, 90+ आपको अंक लाना है, तो मेरा जो YouTube चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब से करिए, और आप लोग उसको लाइक भी करिए, और उसमें आप लोग नीचे में जरूर कुछ न कुछ कमेंट्स लिखिए। मैं ये देखा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
एकलव्य मॉडल स्कूल के जो स्टूडेंट्स है कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है, मान लो उसमें कुछ कमी लग रहा है, अच्छे से क्लीन नहीं आया तो भी कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट्स नहीं करते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी कमी लग रहा है तो आप कमेंट्स जरूर करिए, वो कमेंट्स मेरे पास तुरंत पहुंचता है और फिर मैं उसके आधार पर उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तब तक आज के लिए केवल इतना ही था।